हेलो एवरीवन। ये हमारा सेकंड वीडियो है ग्रेविटेशन गुरुत्वाकर्षण का। पिछले वीडियो में हमने ग्रेविटेशन या ग्रेविटी क्या है वो पढ़ा था, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा था हमने, और इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रेविटेशन हमने पढ़ लिया था। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे फ्री फॉल क्या होता है, और जो हमारा वेट है चंद्रमा पर वो कितना होता है वो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर जी की वैल्यू को कैसे कैलकुलेट करना है, और हम पढ़ेंगे मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ। मास क्या होता है, वेट क्या होता है, ये सब चीजें हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। अब बात करेंगे इसमें फ्री फॉल क्या होता है, ठीक, मुक्त रूप से गिरना। तो ये हमारा जैसे कि आप जानते हैं कि फ्री फॉल मतलब मुक्त रूप से गिरना। तो डेफिनेशन देख लेते हैं क्या दिया हुआ है कि फ्री फॉल is any motion of the body where gravity is the only force acting upon it। मतलब कि अगर कोई बॉडी हमारी फ्री फॉल, हम तब कहेंगे उसकी गति को कि अगर हमारे पास कोई बॉडी है, अगर वो जो है मोशन में है, लेकिन उस पर सिर्फ एक ही बल कार्य कर रहा हो, वो है हमारा ग्रेविटी। ग्रेविटी के अलावा कोई बल कार्य ना करे, हम उसको फ्री फॉल कहते हैं। अब इसको समझने के लिए आप देख लीजिए, ये मेरे पास, माना ये हमारे पास एक ग्राउंड है, ठीक, और ये एक पत्थर था यहाँ पर रखा हुआ। हमने इस पत्थर को ऊपर की तरफ फेंका, तो एक निश्चित ऊंचाई पर जाने के बाद, निश्चित ऊंचाई पर गया, निश्चित ऊंचाई पर जाने के बाद क्या होगा, ये फिर जो है नीचे पृथ्वी की तरफ आ जाएगा। क्लियर हो गया? तो ये पृथ्वी की तरफ गिरना शुरू हो जाएगा। तो माना फिर से गिर गया है। तो हम, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि इस पत्थर पर एक बल कार्य कर रहा है, और वह बल कौन सा है, गुरुत्वीय बल या गुरुत्व बल कार्य कर रहा है। अब इस पत्थर पर, माना ये पत्थर मैंने ऊपर की तरफ फेंका, इस पर एक निश्चित ऊंचाई तक यहाँ तक गया, और फिर क्या है, नीचे वापस गिरना शुरू हो गया। तो इस पत्थर पर सिर्फ एक अकेला बल कार्य कर रहा है, तो ठीक, और वो हमारा गुरुत्व बल सिर्फ इस पर कार्य कर रहा हो, कोई और बल नहीं कार्य कर रहा हो, तो हम इसको कहते हैं फ्री फॉल। इसको क्या कहेंगे, फ्री फॉल। जैसे हमने बताया था कि ये ऊपर गया, ठीक है, हमने ऊपर फेंका, उसके बाद ये नीचे की तरफ आया। नीचे की तरफ क्यों आया, क्योंकि इस पे एक बल कार्य कर रहा है, गुरुत्व बल। क्लियर हो गया? अगर कोई और बल कार्य ना कर रहा हो तो हम इस कंडीशन को कहते हैं फ्री फॉल। यहाँ पर अगर कोई अन्य बल कार्य नहीं करता है, कोई ऑब्जेक्ट है या कोई बॉल है, कोई स्टोन है जो हमारा नीचे आएगा, तो उसकी डायरेक्शन में कोई बदलाव नहीं होगा, उसकी डायरेक्शन कोई चेंज नहीं होगा। तो ड्यू टू अर्थ अट्रैक्ट एनी बॉडी टूवर्ड्स इट्स सेंटर, ठीक है, पृथ्वी क्या है, प्रत्येक बॉडी को अपने टूवर्ड्स द सेंटर उसको अट्रैक्ट करती है, या खिंचाव की वजह से, इस खिंचाव की वजह से उसे पत्थर की वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड में क्या होगा, बदलाव होगा। अब हमने कोई पत्थर माना नीचे की तरफ, हम फ्री फॉल तो मैंने बता दिया कितना होता है, ठीक है। कोई अगर हमने मुक्त रूप से कोई बॉडी नीचे की तरफ गिर रही है, उस पर सिर्फ ग्रेविटी या पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल ही कार्य कर रहा हो, कोई अनदर जो फोर्स है उस पर एक्ट ना हो, तो हम उसको कहते हैं फ्री फॉल। लेकिन अगर ये बॉडी माना नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है, नीचे की तरफ ये आ रही है, तो क्या होगा कि इसकी जो डायरेक्शन में मैंने बता दिया, अगर कोई फोर्स कार्य नहीं करेगा तो डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर ये पृथ्वी अपनी तरफ इसको खींच रही है, तो या इस व्यक्ति को, या इस पत्थर, कोई माना हमारे पास पत्थर है, तो उसके वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में बदलाव होगा। क्यों होगा ये बदलाव? क्योंकि पृथ्वी की एक प्रकृति है, एक नेचर ऐसा है कि वो प्रत्येक वस्तु को अपने सेंटर की तरफ खींचती है। क्योंकि कोई भी बॉडी अर्थ की तरफ आती है तो उस पर एक एक्सेलरेशन कार्य करता है, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कि उस पे जो त्वरण है, हमारा गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से एक त्वरण कार्य करता है, इसको हम जी कहते हैं ना, जी इस पे एक्ट होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, उसके जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है उसमें बदलाव आएगा। अब जी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर यहाँ पर होती है। क्लियर हो गया? तो आपने यहाँ तक समझ लिया है। अब आगे देख लेते हैं कि अगर हम देखें यहाँ पर इसमें कि सेकंड लॉ ऑफ मोशन आपने पढ़ रखा है। सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, ये जो फोर्स है वो प्रोडक्ट होता है हमारा मास और एक्सेलरेशन का, ठीक। तो देयरफॉर द मैग्नीट्यूड ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स एफ विल बी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशनल।
तो इसलिए जो फोर्स होगा वो एम जी के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, हमने पहले पढ़ रखा है एक्सेलरेशन एम बराबर एम ए होता है, लेकिन यहाँ पर एक्सेलरेशन क्या है, ड्यू टू ग्रेविटी कार्य करेगा। तो इसको हम जी से रिप्लेस कर देंगे तो एफ बराबर हमारा यहाँ पर एम जी हो जाएगा। क्लियर हो गया होगा यहाँ तक। और अगर इसमें जो क्या है, अगर इसमें यहाँ पर एम है हमारा, माना हमारे पास कोई पत्थर था तो एम क्या है, मास ऑफ स्टोन, मास ऑफ स्टोन माना वो हमारे पास पत्थर था। और यहाँ पर जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है हमारे पास यहाँ पर, ड्यू टू ग्रेविटी। अब इसमें आपने पता है कि जो आपका मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, इसको हम कहेंगे, इसको हम फोर्स भी कहेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इक्वल टू क्या हो गया हमारा यहाँ पर, एम जी हो गया। क्लियर। लेकिन आपने पीछे पढ़ रखा है, जब हमने जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आपको पढ़ाया था, या जैसे आपने यहाँ पर पढ़ रखा है कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यहाँ पर हमने आपसे डिस्कस किया था ये, कि ब्रह्मांड में स्थित कोई भी दो वस्तुओं के बीच लगने वाला जो आकर्षण बल है वो उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के बराबर होता है और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा F इक्वल टू क्या होगा हमारा, वो जी एम, और एम अपॉन डी स्क्वायर हमने पीछे पढ़ा रखा है आपको। इसमें अगर यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर F बराबर, इसको हम इक्वल कर देते हैं, F की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा एम जी इक्वल टू जी एम, एम अपॉन डी स्क्वायर। यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर जो हमारा एम है ये हमारा मास ऑफ स्टोन है, मैं ऊपर बता चुका हूँ। और यहाँ पर जो ये ये जो डी है, डी क्या है यहाँ पर, डी है कि जो दोनों हमारे पास दो बॉडीज हैं उनके सेंटर के बीच की दूरी यहाँ पर है। ठीक। अब यहाँ पर जो ये कैपिटल एम है ये मास ऑफ अर्थ है, मास ऑफ अर्थ। स्मॉल एम है मास ऑफ स्टोन, जैसे हम ऊपर बता चुके हैं। अब इसमें क्या होगा कि अगर माना हमारे पास ये अर्थ है, क्लियर हो गया, अगर माना ये स्टोन अर्थ पे ही है, या फिर ये अर्थ से थोड़ी सी दूरी पर है, ज्यादा दूरी पर ना है, तो माना ये जो हम डिस्टेंस ऐसे काउंट करेंगे कि ये और ये, माना ये हमारे पास एम है और ये हमारे पास कैपिटल एम है, और बीच की जो दूरी थी हमने बताई थी इनके बीच की वो डी थी। लेकिन अगर ये इसी ऑब्जेक्ट पर रखा हुआ है, माना इसी पर रखा हुआ है, तो क्या हो जाएगा, ये आर है ना, रेडियस है, आर बराबर डी हो जाएगा। तो हम मान लेते हैं कि हमारे पास जो स्टोन है या तो वो अर्थ पर ही रखा हुआ है, अर्थ से माना कुछ दूरी पर है, अर्थ से माना कुछ ही दूरी पर है, तो यहाँ पर डी इक्वल टू हमारे पास जो हमारे पास डिस्टेंस है वो रेडियस के इक्वल हो जाएगी। अगर मानो कोई ऑब्जेक्ट अर्थ के ऊपर ही है, ये बस मैं फिर से समझ लीजिए इसको, ठीक, फिर से बता देता हूँ, ये आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। माना ये हमारे पास अर्थ है, तो कोई ऑब्जेक्ट अर्थ के ऊपर ही रखा हुआ है, माना जो हमने पत्थर फेंका था वो अर्थ के ऊपर ही है। तो हमने पीछे बताया था जैसे कि एक ऑब्जेक्ट हमारे पास, इसका मास एम था, ये ऑब्जेक्ट ए था, दूसरा ऑब्जेक्ट हमारे पास यहाँ पर बी था, इसका मास कैपिटल एम था, और इनके बीच की दूरी यहाँ पर डी थी। चलो हो गया। लेकिन माना ये पृथ्वी के ऊपर ही रखा हुआ है, तो इसके सेंटर से इसके बीच की दूरी माना डी है, लेकिन इस पर रखा हुआ है तो किसके इक्वल हो जाएगा, रेडियस के। क्योंकि ये क्या होता है, रेडियस होती है या नहीं, या माना थोड़ी सी दूरी पर है, ज़्यादा दूर नहीं, थोड़ी सी दूरी है, तो माना तभी भी क्या इसको रेडियस के इक्वल हम मान लेंगे। मैं यहाँ आपको समझाना चाहता हूँ, तो ये बात आपको समझनी चाहिए यहाँ पर। तो मैं समझता हूँ यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। तो ये वैल्यू अगर हम यहाँ पर पुट कर देते हैं, तो ये वैल्यू यहाँ पर हम पुट कर देंगे। ये जो एम था ये क्या था, स्टोन का मास था, यहाँ पर भी स्टोन का मास है क्योंकि हम स्टोन को काउंट कर रहे हैं। तो यहाँ से एम कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, जी बराबर हमारे पास जी एम, और ये क्या है, रेडियस, डी की जगह आर रख लिया, आर स्क्वायर बचेगा। यहाँ तक आपको समझ में आ गई होगी बात। अब आपको पता है कि जी इक्वल टू क्या होता है, भाई हमने पीछे पढ़ रखा है, ये यूनिवर्सल जो है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है 6.67 इंटू 10⁻⁻11, ये होता है हमारा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर होता है। आगे आपने पढ़ रखा है मास ऑफ द अर्थ, अर्थ का जो मास है वो क्या है, सिक्स, सॉरी, हाँ, अर्थ का जो यहाँ पर मास है वो है 6 इंटू 10⁻24 kg। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ अर्थ की रेडियस की, तो हमारे पास है 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर।
जो हमारे पास अर्थ की यहाँ पर रेडियस है। तो ये वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे। तो देखिए वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर, क्या हो जाएगा, g इक्वल टू, यहाँ से देख लीजिए क्या हो जाएगा वैल्यू, जी की वैल्यू 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 मल्टीप्लाई 6 इंटू ये 6 पॉइंट, इसको हम जो 6 इंटू 10 टू द पावर 4 ले लेंगे, 24, और नीचे क्या है इसका स्क्वायर कर लेंगे ना। तो 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 का इसका स्क्वायर करेंगे। तो इन सब चीज़ों को अगर हम देखें, पावर यहाँ पर ये 6 के है ना, इस डबल पावर हो जाएंगे तो मल्टीप्लाई में पावर ऐड होती है तो 12 पावर हो जाएंगी, और यहाँ पर क्या 11 23, ठीक है, तो माइनस की हो जाएंगी, लेकिन यहाँ पर एक पावर है तो 10 बचेगा सिंगल। तो 6.67 इंटू 6 इंटू 10 टू द पावर 1 या 10 ही बचेगा नीचे, 6.4 इंटू 6.4। इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जी की वैल्यू हमने ऐसे कैलकुलेट कर ली है, जी बराबर होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पे जी की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली है, तो आपको बात की समझ में आ गई होगी। ठीक, जी की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है यहाँ पर, जी इक्वल टू आ गया हमारा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये आपको वैल्यू यहाँ से याद रखनी है, इसका न्यूमेरिकल में यूज होगा। अब बात कर लेंगे मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ। तो जो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन किसी ऑब्जेक्ट की गति क्या होती है, वो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। ठीक, तो अगर हम इसका समझ लेते हैं, हमारे पास ये एक पेपर है इतना बड़ा, ठीक है, ये क्या है, हमारे पास पेपर है, पेपर, ये हमारे पास एक स्टोन है, इसको हमने यहाँ से नीचे की तरफ छोड़ दिया, नीचे की तरफ छोड़ दिया, ये हमारे पास माना यहाँ पर अर्थ है। तो आप देखेंगे कि माना ये जो स्टोन है ना, ये थोड़ा कुछ समय पहले पहुंच जाएगा, यानी कि इसमें क्या थोड़ा चेंज हो जाएगा, इनके जो फॉलिंग रेट में, गिरने के रेट में क्या चेंज है। वो क्यों है, उसकी वजह ये है क्योंकि इसका एरिया ज्यादा है, तो इस पर एक जो एक रेजिस्टेंस कार्य करेगा, जिसको हम कहते हैं एयर रेजिस्टेंस। तो एयर का क्या है, रेजिस्टेंस इस पर कार्य करेगा, इसकी वजह से क्या है, ये थोड़ा देर में पहुंचेगा, और ये क्या स्टोन उसी समय में पहुंच जाएगा, क्योंकि इस वायुमंडल में, एनवायरमेंट में क्या है, एयर प्रेजेंट है, एयर है। अगर माना यहाँ से मैं एयर खत्म कर दूं, यहाँ पे हम वैक्यूम बना दें इसको, एयर ना हो, अगर यहाँ पर वैक्यूम हो, तो दोनों एक ही रेट से नीचे आएंगे या एक ही समय पर नीचे पहुंचेंगे। क्लियर हो गया यहाँ तक, आप बात को क्लियर होगी। अगर देयर इज नो एयर रेजिस्टेंस देन द ऑब्जेक्ट ऑफ होलो और सॉलिड और बिग या स्मॉल साइज या शेप या वेट फॉल ऑन द सेम रेट, या एक ही समय पर यहाँ पर पहुंचेंगे। क्लियर हो गया। अब बात कर लेते हैं इसमें जो फॉलिंग हो रही है, गिर रही है, तो इसमें इक्वेशन ऑफ मोशन की बात कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको बात समझ में आ रही होगी, इतनी आप दैनिक जीवन में इन सब चीज़ों को महसूस करते होंगे, देखते होंगे। ठीक है, कि साहब अगर एयर रेजिस्टेंस है तभी हमारे पास जो ये पेपर है वो लेट पहुंचेगा, अगर ये सब कुछ ना हो, यहाँ पर वैक्यूम हो, तो हमारे पास एक साथ ही पहुंचेंगे। तो क्योंकि वो सब पर जो हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो सेम ही एक्ट करता है। अब इक्वेशन ऑफ द मोशन आपने पढ़ रखी है, इक्वेशन ऑफ द मोशन जो आपने पढ़ रखी है, तो अगर हम इसमें, अब इसके अंतर्गत यहाँ पर हम बात करें कि इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, तो आपने जो इक्वेशन, इसमें क्या होता है, इसमें अगर हम बात करें b बराबर u प्लस के at होता है, लेकिन अगर हम बात करें अंडर ग्रेविटेशनल फोर्स, तो इसमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है, वो g हो जाता है, उसको हम g से रिप्लेस कर देंगे, एक ही जगह b बराबर u प्लस के gt हो जाएगा। उसी प्रकार अगर हम सेकंड इक्वेशन की बात करें, क्या होता है, s बराबर ut प्लस के हाफ at स्क्वायर होता है, तो हम इसको डिनोट कर देंगे, s बराबर ut प्लस के हाफ gt स्क्वायर। आगे है हमारे पास बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस के 2as होता है, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2gs। यहाँ पर क्या है, u है यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी, इनका न्यूमेरिकल में यूज होगा इनिशियल वेलोसिटी। जैसे हम
पिछले चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं मोशन में। वी क्या है यहाँ पर? फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी। इसमें अगर हम बात करें थोड़ा सा, एस क्या है? डिस्टेंस है। एस क्या है? डिस्टेंस है। डिस्टेंस कवर्ड इन टी टाइम। ये चीजें आपको नोट कर लेनी है। क्लियर हो गया? तो ये आपको इतनी चीजें समझ में आ गई होंगी। अब बात कर लेते हैं मास क्या है। मास क्या होता है अभी भाई? पिछले चैप्टर में जैसे हमने डिस्कस किया था कि मास क्या है? मेजरमेंट है इनर्शिया का। अगर मास ज्यादा है तो क्या होगा? उसका इनर्शिया ज्यादा होगा। तो हमने ये भी पढ़ा है कि मास जो है किसी भी ऑब्जेक्ट का वो क्या होता है? अनचेंज रहता है। अगर आप कहीं भी ले जाएं, मास क्या है? उतना ही रहेगा। ठीक है। मास एक तरीके का क्वांटिटी है। मास क्या है? क्वांटिटी। तो ठीक है, तो ये जो है मास जो होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का, ये चेंज नहीं होता है प्लेस टू प्लेस, इसमें कोई बदलाव नहीं आता है। तो अगर हम, ये तो हमारा मास हो गया, इसको हम द्रव्यमान कहते हैं। मास मतलब द्रव्यमान। द्रव्यमान एक क्या क्वांटिटी है किसी मैटर की, क्वांटिटी ऑफ द मैटर है मास हमारा। तो ये जो है क्या है? एक क्या है? ये मेजरमेंट है इनर्शिया का। और जितना हमारा मास ज्यादा होगा उसका इनर्शिया इतना ज्यादा होगा। और ये जो है हमारा अनचेंज जो है, ये जो है हमेशा इसमें कोई चेंज नहीं होता है ना, मास में मास नहीं रहता। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर वेट की, वेट क्या होता है भाई? अगर वेट की अगर हम सीधे सीधी बात करें, अगर इसको हम वेट मतलब वजन की बात करें, तो छोटी सी भाषा में अगर मैं इसको समझे, तो वजन क्या है? वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ इज द फोर्स विद विच अर्थ अट्रैक्ट द ऑब्जेक्ट। क्लियर हो गया भाई? जिस फोर्स से पृथ्वी अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है किसी ऑब्जेक्ट को, वो क्या एक तरीके का फोर्स है। क्या है? डब्ल्यू बराबर हमारे पास एम जी होता है कि नहीं? और हमने पढ़ रखा है डब्ल्यू बराबर एफ होता है। तो क्या है? एक तरीके का क्या है? ये फोर्स है, एक अट्रैक्शन का फोर्स है, जिससे पृथ्वी किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचती है। खींचती है। क्लियर हो गया? तो आपको यहाँ तक आप समझ में आ गई होगी कि हमारे पास वेट क्या है। और यहाँ पर अगर हम बात करें, अगर मून पर जो है मास लेस होता है कंपेयर टू अर्थ, क्योंकि अर्थ का जो, यहाँ पर अगर बात करें, अर्थ का मून जो अर्थ का मास है वो मोर है। किससे? मास ऑफ द मून से। इसलिए जो है यहाँ पर अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा कार्य कर रहा है। अगर हम अर्थ की बात करें, अर्थ का क्या है? मास ज्यादा है। ठीक है। तो इसका क्या है? अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा है कंपेयर टू मून, क्योंकि मून का जो है लेसर क्या है? मास है। इसलिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है? लेस है। क्लियर हो गया? तो वेट समझ में आ गया। ठीक है। एम क्या हमारे पास? क्वांटिटी होती है। अगर मैं इसकी जी से मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्या हो जाएगा हमारा? ये वेट हो जाएगा। ठीक। अब बात कर लेते हैं मून पर अर्थ का जो है वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून। मून पर जो किसी ऑब्जेक्ट का कितना वेट होता है, ये डिस्कस करेंगे। तो इसमें जैसे आपने देखा है कि जैसे हम पढ़ चुके हैं कि अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर बात करें, तो एक तरीके का फोर्स है ना? वेट क्या है? अगर आप पृथ्वी पर बैठे हैं, तो आपका जो वेट है वो एक तरीके का क्या फोर्स है? वह फोर्स है जिस फोर्स से पृथ्वी क्या है? अर्थ क्या अट्रैक्ट कर रही है आपको अपनी तरफ। अर्थ क्या है? अट्रैक्ट कर रही है अपनी तरफ। ठीक। लेकिन अर्थ का मास चंद्रमा से ज्यादा है, तो ज्यादा फोर्स से अट्रैक्ट करेगी। और चंद्रमा का जो मास है, अगर मून की अगर हम मास की बात करें, तो अर्थ से क्या लेस है, तो इसलिए वो लेस फोर्स से अट्रैक्ट करेगा, इसलिए वैल्यू वहां पर कम होगी। अब मान लेते हैं यहाँ पर कि कोई हमारे पास ऑब्जेक्ट है ना? कोई ऑब्जेक्ट है, उसका जो मास है, ऑब्जेक्ट का मास है, वो हमारे पास एम है। और अगर हम बात करें मून पर, हाँ, वेट ऑफ डब्ल्यू एम मतलब वेट ऑफ मून। सॉरी, डब्ल्यू एम वेट ऑन मून, ऑफ ने वेट ऑन मून। तो वेट ऑन मून है यहाँ पर। और अगर हम यहाँ पे बात करें एम, एम हमारे पास क्या है? मास ऑफ मून। आर एम रेडियस ऑफ मून। अगर हम यहाँ पर बात करें अर्थ, हमारे पास अर्थ है,
ये हमारे पास मून है। अगर मैं इनकी मास की बात करूं तो जो अर्थ का मास होता है वो होता है 5.98 या 6 मान लेते हैं इसको, 5.98 इंटू 10⁻24, और यहाँ पर 7.36 इंटू 10⁻22 होता है। ये हमारा किलोग्राम में है। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ इनके रेडियस की, तो इसकी रेडियस होती है 6.37 इंटू 10⁻6 और 1.74 10⁻, यहाँ पर 6 इसकी रेडियस है। यहाँ पर मून की रेडियस आगे देख लेते हैं। यहाँ पर अगर मैं, आपने एक फॉर्मूला पढ़ रखा है कि W बराबर क्या होता है आपका, mg होता है कि नहीं। अगर वेट की बात करें तो एक फार्मूला पढ़ रखा आपने, F बराबर जी एम एम अपॉन डी स्क्वायर। इसी जगह मैं W रख सकता हूँ, क्यों नहीं रख सकता, रख सकता हूँ। तो डब्ल्यू एम यहाँ पर हो जाएगा, डब्ल्यू एम इक्वल टू जी एम, और ये मून की बात कर रहे हैं और स्मॉल एम ऑब्जेक्ट वाला हमारा, अपॉन आर एम स्क्वायर। अगर मैं ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर दूं तो डब्ल्यू एम इक्वल टू हो जाएगा जी, ये वैल्यू 7.36 10⁻, यहाँ पर हमारे पास जो दी हुई है 22 मून का है, इंटू एम हमने ऑब्जेक्ट का रख दिया यहाँ पर। और रेडियस की अगर बात करें तो 1.74 इंटू 10⁻6। अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास जो ऑब्जेक्ट मून पर हमारा इसका वैल्यू हो जाएगी 2.4 इंटू 10⁻6, और जी ऑलरेडी चल रहा है हमारे पास और एम भी चल रहा है। अगर हम बात करें यहाँ पर अर्थ की, अगर वेट अर्थ पर वेट की बात करें तो 1.474 इंटू 10⁻11, और जी भी चल रहा है हमारे पास, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, और एम ऑब्जेक्ट का मास चल रहा था। अगर हम इसको डिवाइड कर दें, इक्वेशन नंबर इसको मैं 1 मान लूँ, इसको अगर मैं 2 मान लूँ, अगर मैं इसको डिवाइड कर दूँ तो डिवाइड करने के बाद वेट ऑफ मून अपॉन वेट ऑन अर्थ इक्वल टू आ जाएगा वैल्यू हमारे पास 0.165। इसको मैं लगभग लिख सकता हूँ 1/6। तो वेट ऑफ मून इक्वल टू 6 इंटू वेट ऑफ अर्थ, ये हमारा वैल्यू आ गई। यानी कि वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द मून इज इक्वल टू 1/6 इट्स वेट ऑन द अर्थ। यानी कि अर्थ पर अगर आपका वजन 60 kg है, अगर आपका वजन अर्थ पर एक 60 kg है, तो मून पर कितना हो जाएगा, 1/6, 60 इंटू 1/6, यानी कि कितना जाएगा, 10 हो जाएगा। तो हमने यहाँ तक वेट ऑफ मून तक यहाँ पर इस वीडियो में डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे थ्रस्ट एंड प्रेशर, और प्रेशर इन फ्लूइड्स पढ़ेंगे, बॉयंसी क्या होती है। उसके बाद हम वाई ऑब्जेक्ट फ्लोट और सिंक व्हेन प्लेस ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर, आर्किमिडीज का प्रिंसिपल पढ़ेंगे, रिलेटिव डेंसिटी पढ़ेंगे। डिटेल्स में पढ़ने वाले इन सभी वीडियोस को, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। चैनल पर और भी सारे वीडियोस हैं, आप उनको देखिए। बायोलॉजी के वीडियो हैं, मैथ्स के वीडियो हैं, जीके का वीडियो है, उनका अच्छे से बेनिफिट लीजिए। और जो भी आपके पास आपके दोस्त हैं, या जिनको आपके 9th-10th क्लास में जो भी आपके दोस्त हैं या आपके परिवार में रिश्तेदार हैं, उन सभी को वीडियो ये शेयर कीजिए। और कोई भी डाउट हो कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।